तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है आंध्र सातवाहन। इसमें आगे और भी टॉपिक कवर करवाऊंगी, लेकिन स्टार्टिंग जो है हमारी यहीं से होगी आंध्र सातवाहन काल से। तो इसका समय काल जो है वो प्रथम शती ईस्वी पूर्व से, प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक जो है इसका समय काल रहा है। और इसके अंतर्गत जो है इम्पोर्टेंट चीजें जो हमने याद रखनी है या पढ़नी है। अब क्वेश्चन जैसे आ जाता है भाई आंध्र सातवाहन काल से रिलेटेड इनमें से मतलब 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं है या कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन दे देते हैं। तो कम से कम ये चीजें पता हो कि आंध्र सातवाहन काल के अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं, इसलिए उनको एक लाइन में जो है लिखेंगे और याद करेंगे। तो कार्ली की गुफाएं, कन्हेरी, अमरावती, नागार्जुन कोंडा और जग्गेपेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये आंध्र सातवाहन काल के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर कार्ली की गुफाएं देख लेते हैं भाई, कार्ली गुफाएं कैसी हैं। तो महाराष्ट्र से हैं ये, महाराष्ट्र में है ये। और इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कोई भी माप हो वो इसी तरीके से लिखा जाता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो 124 गुना 46 गुना 45 इसका माप है। और ये किस में है, फिट में है भाई ये माप, ठीक है। अब देखो इसके अंतर्गत जो है 37 खंबे जो है इसमें बनाए गए हैं, 37 खंबे। जब आप गूगल सर्च करके या एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, मतलब ये पिलर को देखेंगे ना, इतने सुंदर है ये पिलर कि इनमें ये नीचे से क्रम बता रही हूँ मैं आपको, लिखा मैंने पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, लेकिन ये नीचे से क्रम है भाई। इनके ऊपर कलश है, मतलब नीचे ऐसे पिलर है और उसके ऊपर जो है भाई ऐसे कलश बना हुआ है, ठीक है। फिर जो है कलश के ऊपर जो है, मान लीजिए कलश हो गया, ठीक है। इसके ऊपर चौकी है फिर, ठीक है। और चौकी के ऊपर जो है, इनके ऊपर कलश हो गया, फिर चौकी हो गई, और फिर क्या है, घुटनों के बल हाथी। भाई घुटनों के बल हाथी हैं, ठीक है। ऐसे घुटनों के बल हैं, मतलब ऐसे, ठीक है, आगे की तरफ मतलब घुटने मोड़े हुए ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से घुटनों के बल जो है हाथी हैं यहाँ पर। और इनके ऊपर जो है युगल, यानी कि मेल फीमेल दोनों जो है यहाँ पर दो पेयर में जो है इनके ऊपर बैठे हुए दिखाए गए हैं। तो इस तरीके से ये बने हुए हैं। और सारे के सारे पिलर है ना ऐसे लाइन में, जैसे एक पिलर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब दोनों साइड जो है पिलर बने हुए हैं ऐसे, और उन पर सेम चीज बनी हुई है और बहुत ही अच्छी कार्विंग की गई है, तो देखने में बहुत सुंदर है। और ये है किसमें, कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है घुटनों के बल हाथी और उन पर युगल जो है जिन पिलरों पर बने हुए हैं वो कौन सी गुफाओं से संबंध रखते हैं, तो वो कार्ले की गुफाओं से संबंध रखते हैं जो कि महाराष्ट्र में है। तो सारी डिटेल जो है वो इम्पोर्टेंट है, कुछ भी छोड़ने का नहीं है इसमें। फिर आ जाते हैं अमरावती स्तूप पे। तो अमरावती स्तूप जो है वो आंध्र प्रदेश में है। भाई प्लेस में गड़बड़ मत करना बिल्कुल भी याद करने में, कि कार्ले की गुफाएं महाराष्ट्र में है, अमरावती स्तूप जो है वो आंध्र प्रदेश में है। सभी मूर्तियां, अमरावती स्तूप की जितनी भी मूर्तियां हैं वो सभी मूर्तियां जो है मद्रास संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई हैं। और अमरावती स्तूप, जो अमरावती स्थान है उसका प्राचीन नाम क्या था भाई, धान्यकटक नाम था। ये प्राचीन नाम भी पूछे जाते हैं बहुत बार। तो प्राचीन नाम जो है वो है धान्यकटक था। और इसकी खोज जो है अमरावती स्तूप की किसने की, कर्नल मैकेंजी ने जो है इसकी खोज की थी। और कौन सी नदी के किनारे, भाई ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, नदी इसकी पूछी जा चुकी है कई बार कि अमरावती स्तूप किस नदी के किनारे है, तो कृष्णा नदी के किनारे पर अमरावती स्तूप है। तो देखो जब इतना डीपली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नदी पूछ ली, बाकी सब छोड़ दिया, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ भी क्वेश्चन छोड़ने के उसमें नहीं है, हमें सब कुछ अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। और मैं जितना भी लिखवाती हूँ लगभग इम्पोर्टेंट ही लिखवाती हूँ, या वो वाले क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। अब देखिए मूर्तियां जो है इसमें बुद्ध से रिलेटेड है लगभग सारी मूर्तियां, मतलब बुद्ध का जरूर इसमें वर्णन है
तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि बुद्ध से संबंधित मूर्तियां जो है वो कौन से स्तूप में जो है मिली हैं, तो भाई अमरावती स्तूप में मिली हैं। या बुद्ध की पूजा करती हुई उपासिकाएं जो है वो मूर्ति कहाँ मिली है, तो मतलब इस टाइप से भी आया हुआ है। तो बुद्ध की पूजा करती उपासिकाएं, ये इसमें एक मूर्ति है। बुद्ध पागल हाथी को वश में करते हुए, बुद्ध स्वर्ग में उपदेश देते हुए, और बुद्ध का स्वर्ग से उतरना, मतलब ये सारे चित्र। और एक ये है महिलाएं बुद्ध के चरण चिन्हों की पूजा करते हुए। ठीक है भाई, इसमें महिलाओं का मतलब वर्णन थोड़ा सा ज्यादा था कि जो बुद्ध की पूजा कर रही हैं, क्योंकि यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह पे जो है इनका जिक्र आ गया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस स्तूप में जो है भाई महिलाओं को बुद्ध की पूजा करते हुए, मतलब ज्यादातर वहां पर उसकी मूर्तियां बनी हैं, तो वो अमरावती स्तूप आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो सभी को बिल्कुल A to Z हर चीज को याद करें, हो सके तो हल्की फुल्की ड्राइंग जो है साथ में बना लेंगे, रिलेट कर लेंगे किसी चीज से, तो जल्दी याद होंगे। अब देखिए नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा जो है वो आंध्र प्रदेश में है। खोज जो है इसकी लॉकहार्ट ने की है। प्राचीन नाम जो है विजयपुरी है, और नदी कृष्णा नदी है। तो लॉकहार्ट को जो है, हार्ट में जो है हार्ट की थोड़ी सी मतलब साउंड आ रही है हार्ट की, तो हम इसको याद करेंगे भाई। कोई भी नाग अगर मतलब डस जाए तो हार्ट पे उसका सबसे ज्यादा असर होता है। तो इस तरीके से मतलब थोड़ा सा रिलेट करके एक ट्रिक बना सकते हैं। और भाई नाग को मार दिया या उसको बाहर कहीं फेंक दिया तो उस पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, मतलब अपने जीवन को बचा के विजय प्राप्त कर ली। तो इस तरीके से इसको रिलेट करके सारा हम याद कर सकते हैं। तो नागार्जुन कोंडा जो है आंध्र प्रदेश में है, और ये अपना नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, और अमरावती स्तूप जो है वो भी आंध्र प्रदेश में है। और ये कार्ली की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र में है। तो प्लेस जरूर याद रखें, नदी जरूर याद रखें, ठीक है, और इनके खोजकर्ता। अब आगे बात करते हैं अजंता गुफाओं की। अब देखो अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसके समय काल को, भाई क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है समय काल से। तो समय जो है इसका दो तरीके से एग्जाम में आ सकता है आपका। एक तो 200 ईस्वी पूर्व से 628 ईस्वी पूर्व, सीधा का सीधा आपको ये सन दे दिए गए होंगे ऐसे कैसे कि 200 ईस्वी पूर्व से 628, लगभग 850 वर्षों में जो है ये कंप्लीट हुई थी। 800 वर्षों में बनके तैयार हुई थी। और दूसरे तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि 200 ईस्वी पूर्व से 7वीं शताब्दी तक। तो शताब्दी का तो मैंने आपको बता ही रखा है कि कैसे उसको देखते हैं कि शताब्दी कैसे देखी जाती है। तो आप जो है 7वीं शताब्दी भी आ सकता है इधर, और 600 यानी कि 6 संख्या आ गई इधर, 7 आ गई, शताब्दी बढ़ा के बोली जाती है, और सन जो है वो हमेशा कम होता है एक। तो भाई ये भी आ सकता है और ये भी। तो दोनों तरीके से जो है अपने क्वेश्चन को जो है तैयार करके रखें, ठीक है। अब देखो ये मुख्य रूप से जो है अगर पूछा जाए तो गुप्त काल, अगर क्वेश्चन आ जाता है मुख्य रूप से अजंताएं जो है वो किस काल में बनी, या अजंता गुफाएं किस काल में बनी, और अगर उसमें गुप्त काल जो है दिया हुआ है तो उसमें गुप्त काल ही आपने टिक करना है, ठीक है। क्योंकि ये एक काल में बन के रेडी नहीं हुई है भाई, 850 वर्ष लगे इनको बनने में, लेकिन मुख्य रूप से क्योंकि सबसे अच्छा काम जो है वो गुप्त काल में हुआ है, इसलिए मुख्य रूप से गुप्त काल में ये मानी गई है। अब देखो नोट में एक चीज डाल लो आप सभी अजंता गुफाओं के लिए, क्योंकि इसकी शुरुआत तो जो है थोड़ा सा यहाँ ये जो एक पॉइंट है यहाँ पे इसका रिलेशन है। तो देखो लामा तारानाथ जो तिब्बती इतिहासकार थे भाई, बहुत फेमस तिब्बती इतिहासकार थे। तो लामा तारानाथ ने अपनी पुस्तक में, उनकी पुस्तक का नाम देखो भाई, भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास, ये इनकी पुस्तक है और पूछी भी जा सकती है कि लामा तारानाथ द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताएं। तो भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास जो है वो लामा तारानाथ ने लिखी। और अपनी इस पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा भाई, इसके अनुसार जो है ना
लामा तारानाथ के अनुसार इस बुक में जो है संपूर्ण बौद्ध शैली को 3 भागों में विभक्त कर दिया गया है, यानी कि 3 भागों में बांट दिया। पहली जो है वो देव शैली हो गई, जिसमें कि अजंता की गुफाएं शामिल की हैं इन्होंने। दूसरी जो है वो नाग शैली आ गई, जिसमें कि इन्होंने पाल शैली को इंक्लूड किया है, जो नागार्जुन के समय में जो है पाल शैली चित्रित हुई थी। अच्छा, यक्ष शैली जो है वो मौर्य काल मानी जाती है, ठीक है, या क्योंकि यहाँ पर यक्ष यक्षिणियों का की ज्यादा मूर्तियां बनी हैं, ठीक है। तो ये देव शैली, नाग शैली और यक्ष शैली, इन तीनों का नाम दे के भी पूछ सकते हैं कि इन 3 शैलियों में किसने जो है बौद्ध शैली को या बौद्ध काल को जो है विभक्त किया है। तो लामा तारानाथ जो है इसका आंसर आएगा। या ये भी पूछ सकते हैं भाई ये 3 शैलियां जो कौन सी बुक में जो है इनके बारे में बोला गया, तो बुक का नाम भी याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं, और इसी में घुमा फिरा के इसी के 10 क्वेश्चन बना देंगे वो 2 क्वेश्चन के एग्जामिनर। तो हर तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के अपने खुद ही देख लो कि किस तरीके से हो सकता है। कुछ तो मैंने भी आपको बता दिए हैं। इसी तरीके से मतलब लाइन सारी याद होनी चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन कितना भी घुमा के दे दें आप आंसर दे पाओ। देखो, अजंता गुफाएं जो है वो स्थान जो है अजंता गुफाओं का वो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कहाँ भाई, औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र। तो ये स्थान याद रखें इसका। अब ये भी क्वेश्चन जो है 1-2 बार पूछे गए हैं भाई, इसलिए तीनों नाम जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। तो औरंगाबाद से जो है अजंता की गुफाएं 101 से 102 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती हैं, और जलगांव जो है वहां से 55 से 61 किलोमीटर की दूरी पर है। फरदापुर जो जगह है वहां से 2 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ती हैं। तो तीनों का डिस्टेंस दिया हुआ है, और मेन जो है ये औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में जो ये स्थित है। ये गुफाएं विंध्य सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित हैं। तो वही विंध्य सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है, ये भी याद रखें। नदी जो है इसके एग्जाम में पूछी जा चुकी है पहले भी। नदी जो है वो बाघोरा नदी है। बाघोरा नदी के किनारे एक अर्ध चंद्राकार, यानी कि आधा चांद जो दिखता है ना उसके समान अर्ध चंद्राकार आकार में 250 फीट या 75 मीटर की, ठीक है। ये 250 फीट में भी पूछा जा सकता है और मीटर में भी। तो 250 फीट या 75 मीटर ऊंचे स्थान पर है। अब ये गुफाएं 600 वर्ग गज में फैली हुई हैं। ये भी पूछा जा सकता है भाई कितने वर्ग गज में जो है अजंता की गुफाएं फैली हुई हैं, तो वो 600 वर्ग गज में फैली हुई हैं। गुफाओं का जो क्रम है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ है, यानी कि पूर्व तो ऐसे पूर्व इधर होता है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होंगी पूर्व से पश्चिम, और अर्धचंद्राकार हैं तो ऐसे, ठीक है। शुंग सातवाहन वाकाटक गुप्त चालुक्य काल में बनी, यानी कि शुंग काल में भी बनी है, सातवाहन में भी, वाकाटक में भी, गुप्त में भी, और चालुक्य काल में भी जो है अजंता की गुफाएं बनी हैं। इतने सारे मतलब वंश जो थे उन्होंने इनमें काम करवाया है। अब जो पहली और दूसरी गुफा है वो सबसे नई गुफा मानी जाती है, और वो किसके काल में है भाई, चालुक्यों के काल में बनी है। 9वीं 10वीं और 13वीं गुफा जो है वो सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती हैं, और वो सातवाहन काल में बनी हुई है, क्योंकि शुंग के बाद तो सीधा सातवाहन काल ही था, शुंग सातवाहन काल ही तो था। तो जो है सातवाहन काल में 9, 10 और 13 गुफाएं बनी हैं, तो सबसे प्राचीन तो अपने आप ही होंगी ये वाली, ठीक है। 16-17 गुफा जो है वो सबसे अच्छा काम है, और इन्हीं में जो है हम चित्रों का भी वर्णन देखते हैं। तो सबसे अच्छा काम जो है वो 16-17 में है, जो गुप्त काल की मानी जाती है। अब देखिए, विद्वान है एक जेम्स फर्ग्यूसन के अनुसार जो है नंबर 1 गुफा जो है वो सबसे नवीन है। देखो यहाँ भी मेंशन किया गया भाई सबसे नई गुफा पहली और दूसरी है, और इन्होंने भी मान लिया है कि पहली जो गुफा है वो सबसे नवीन मानी है इन्होंने भी, ठीक है। तो यहाँ पर इतना तो हो गया। अब गुफाओं को अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखो भाई, अब याद करने के लिए ना सबसे अच्छा तरीका ये है,
ठीक है, कि अर्धचंद्राकार रूप में जो है हमने अजंता की गुफाओं को ड्रॉ कर लिया है। और पूर्व से पश्चिम की तरफ था, तो यहाँ पर क्या है भाई, पूर्व दिशा है और ये हो गई हमारी पश्चिम दिशा। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्व और यहाँ पर पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जो है ये बननी स्टार्ट हुई है। तो पूर्व से यहाँ पर पहले नंबर की गुफा है और लास्ट में 29। अब आप सोच रहे होंगे संख्या में तो ये 30 है, तो 29 कैसे हुआ। तो जब बीच में नजर डालेंगे तो 15 और 15A दो गुफाएं हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे एक का नाम जो है ना 15A रख दिया गया। ठीक है, 15 और 14 के बीच में 15A रख दिया गया गुफा का नाम, बीच वाली गुफा का। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये दो गुफाएं 15 के नाम से दो गुफाएं हो गई। तो जब हम यहाँ पर 29 और इसको भी काउंट करेंगे तो टोटल 30 गुफाएं हो जाती हैं टोटल। ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे भाई। पहली और जो दूसरी गुफा है ना, ये सबसे नवीन गुफा है, सर्वाधिक अलंकृत है, और इसमें जेम्स फर्ग्यूसन वाला जो भी मैंने बताया था कि उन्होंने पहली गुफा को जो है सबसे नवीन माना है, तो उन वाली यहाँ पर पंक्ति जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। चौथे नंबर की गुफा जो है वो सबसे बड़ी विहार गुफा है। 9 और 10 नंबर की जो गुफा है वो सातवाहन काल में बनी है। सबसे प्राचीन चित्र जो है इन गुफाओं में मिले हैं, और सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी इसी में है। और सर्वप्रथम देखी गई गुफा कौन सी थी, 10 नंबर की गुफा। तो 9-10 से रिलेटेड ये वाले क्वेश्चन हो गए। अब देखो 13 नंबर की जो गुफा है वो सर्वप्रथम निर्मित की गई थी, और गुप्त कालीन प्रवेश द्वार है, इसका प्रवेश द्वार निर्मित तो ये पहले हुई थी सबसे पहले, लेकिन इसमें गुप्तकालीन जो है प्रवेश द्वार बना हुआ है। तो प्रवेश द्वार पर हाथियों की प्रतिमाएं, देखो सर्वप्रथम निर्मित यानी कि गुफा पहले बन गई भाई, प्रवेश द्वार पर जो कार्य हुआ है ना वो बाद में हुआ है। तो गुप्तकालीन प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार पर हाथियों की प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं यानी कि। ठीक है, और 17 नंबर की गुफा जो है वो सर्वाधिक चित्रित गुफा है, और इसमें सर्वाधिक जातक कथाएं चित्रित या मतलब कुछ मूर्तियां भी हैं और चित्रित भी हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक जो जातक कथाओं का अंकन जो है इसी में हुआ है, और ये गुप्त काल में बनी हुई है। अब जो मैंने ये बीच में ऐसे किया हुआ है भाई, देखो 29 नंबर की गुफा, 26, 19 और 9 और 10 ये हो गई। ये सभी जो है वो चैत्य गुफाएं हैं। ठीक है, तो ये चैत्य गुफाएं हैं। तो इस तरीके से बहुत इजी वे में जो है हम लिख करके और याद कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यहीं पर जो है आ गए हैं। तो ऐसे ही आपके जो भी क्वेश्चन हो वो सारे के सारे वो एक पेज पर इसका चार्ट बना के और उसी में और भी क्वेश्चन हम ऐड कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए दो प्रकार की गुफाएं जो है अजंता में बनी हुई हैं। एक है चैत्य गुफा और दूसरी है विहार गुफा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है और स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि चैत्य गुफाओं में क्या होता है और विहार गुफा में क्या होता है। तो भाई चैत्य गुफा पूजा गृह का स्थान होती थी जहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो है वो पूजा पाठ करते थे, और इनमें लगभग जो है स्तूप बना हुआ होता था अंदर। ठीक है, और विहार जो गुफाएं हैं वो संघाराम भी बोलते हैं उनको, और वो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होती है जहाँ पर वो आराम करते हैं। ठीक है, तो ये विहार रहने का स्थान हो गया। और चैत्य, चैत्य से याद रखें चेतना एक तरह से पूजा पाठ करने से आती है भाई, तो चैत्य पूजा गृह होता है और विहार जो है वो रहने का स्थान होता है, इसको संघाराम भी बोलते हैं। अब चैत्य गुफाएं जो अजंता में है वो कौन कौन सी हैं, 9, 10, 19, 26 और 29। ठीक है, हीनयान से संबंधित कौन कौन सी है, तो 8, 9, 10, 11, 12 और 13 नंबर की गुफा। और हीनयान प्लस महायान दोनों से संबंधित कौन सी है, तो 9 नंबर की गुफा। इसी प्रकार से स्तूप देख लेते हैं। जैसे गुफाएं 2 प्रकार की थी, इसी तरह से स्तूप जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो पहले नंबर का स्तूप जो है वो शारीरिक स्तूप होता है भाई, और इसमें क्या होता है कि शरीर के अंग, जैसे महात्मा बुद्ध के लिए ही स्तूप बनाए गए हैं, तो महात्मा बुद्ध के शरीर के अंग जैसे कि उनके नाखून, बाल, ठीक है, नाखून, बाल आदि, ठीक है, तो इनके ऊपर जो है
स्तूप बनाए गए हों। पारिभोगिक स्तूप होता है भाई, पिछली क्लास में भी बताया था, पारिभोगिक भोग से याद रखना, जिन चीजों को भोग के जा चुके हैं यानी कि प्रयोग करके जा चुके हैं। तो प्रयोग की गई वस्तुओं पर जैसे कमंडल पर या उनकी और कोई वस्तु ऐसी हो जो उन्होंने उपयोग में लाई हो, तो उस तरीके से जो स्तूप बने हैं वो उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं पर बने हैं। उद्देशिक स्तूप होते हैं जो कि महात्मा बुद्ध द्वारा यात्रा किए गए स्थानों पर, भाई कहीं पर वो कोई उपदेश देने गए हैं, यात्रा की है उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जहाँ विश्राम किया है, रुके हैं किसी स्थान पर, तो वो उद्देशिक स्तूप हो गया। अब संकल्पित जो स्तूप आ जाते हैं, संकल्पित चौथे नंबर के, वो श्रद्धालुओं द्वारा अपनी श्रद्धा के अनुसार वैसे ही बनवा दिए गए हैं। ठीक है, तो 4 तरह के जो स्तूप मैंने आपको बता दिए हैं, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये वाला जो है पूछा जा चुका है कि पारिभोगिक स्तूप जो है वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखो भाई, खोज जो है अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी, तो जॉन स्मिथ ने जो है अजंता गुफाओं की खोज की थी, और सबसे पहले गुफा नंबर 10 को इन्होंने देखा था। तो खोजकर्ता का अगर नाम पूछा जाए अजंता का, तो जॉन स्मिथ आएगा। प्रतिलिपियों की अगर बात करें तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसकी प्रतिलिपियां कई बार बनी हैं। प्रतिलिपियों की बात करें तो 1844 में, सबसे पहले 1844 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुरोध पर ब्रिटेन सरकार ने, भाई मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है और बोल रही हूँ मैं पूरी लाइन, तो आप अपने नोट्स में जो है अच्छे से डिटेल में लिख लें। तो 1844 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुरोध पर ब्रिटेन सरकार ने जो है रॉबर्ट गिल को प्रतिलिपियां बनाने के लिए भारत में भेजा। ठीक है, भारत भेज दिया भाई इनको कि आप प्रतिलिपियां बनाओगे, और इन्होंने 1847 से 57 के बीच में जो है रॉबर्ट गिल ने जो है लगभग 30 प्रतिलिपियां बना दी। ठीक है, 30 प्रतिलिपियां बना दी, जो 1866 में सीडी होम क्रिस्टल पैलेस में जो है ये प्रतिलिपियां रखी गई थी, लेकिन वहां पर आग लग जाने की वजह से ये जलकर नष्ट हो गई भाई। ठीक है, यहाँ पर नष्ट हो गई ये जल के। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, 1872 से 1885 में जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स के जो प्रिंसिपल थे ना, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल थे जॉन ग्रिफ्ट्स। ठीक है, जॉन ग्रिफ्ट्स जो है वो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल थे, और इन्होंने जो है प्रतिलिपियां बनाई। इन्होंने प्रतिलिपियां बनाई जो 1885 में जो है साउथ केसिंगटन में रखी गई थी, साउथ केसिंगटन में रखी गई थी, और वहां पर भी जो है आग लग गई। लो भाई, पीछे भी आग लग गई और यहाँ पर भी आग लग गई, और यहाँ पर भी जो है ये प्रतिलिपियां जो है नष्ट हो गई। अब उसके बाद 1909 से 1911 के बीच में लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में बंगाल शैली के कलाकारों ने जो है प्रतिलिपियां तैयार की। और ये कलाकार कौन कौन थे भाई, असित कुमार हल्दर थे, नंदलाल बोस थे, समरेंद्र नाथ थे, के वेंकटप्पा आदि जो थे, ये सारे आर्टिस्ट ये थे बंगाल शैली के, और इन्होंने जो है इसकी प्रतिलिपियां बनाई। फिर जो है 1908 में जो है ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, 1908 में क्यूरेटर जो है यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया, क्योंकि लोग जो है इन्हें छूकर खराब कर देते थे, तो क्यूरेटर की जो यहाँ पर नियुक्ति कर दी गई, और उनका नाम था नारायण एकनाथ। अब देखो, वाचस्पति गैरोल ने जो है ना, वाचस्पति गैरोल ने भारतीय चित्रकला, उनकी एक पुस्तक है जिसमें भारतीय चित्रकला नाम से उनकी एक पुस्तक है, तो उन्होंने अपनी पुस्तक भारतीय चित्रकला में विषय वस्तु के आधार पर जो है ना, विषय वस्तु के आधार पर अजंता चित्रों को ना 3 भागों में बांट दिया उन्होंने। पहला अलंकारिक, दूसरा रूप भेदिक, और तीसरा वर्णात्मक रूप में जो उन्होंने बांट दिया। तो अलंकारिक में क्या होगा भाई, अलंकरण होगी, जिसमें फूल, पत्ती, नाग, गंधर्व, पशु, पक्षी आदि ये सब आ जाएंगे। ठीक है, रूप भेदिक में व्यक्ति चित्र आएंगे, जैसे पद्मपाणि बोधिसत्व और वज्रपाणि बोधिसत्व, इस तरह के चित्र आ जाएंगे।
व्यक्ति चित्र आएंगे, और वर्णात्मक में जो है भाई जातक कथाएं आ जाएंगी और घटना चित्र आ जाएंगे, जो कि बुद्ध के जीवन से संबंधित जो जातक कथाएं हैं वो जो है वो सब इसमें काउंट हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन तो जो है हमारा इतना ही है। अब आ जाते हैं अजंता शैली में 20 प्रकार की रेखा शैलियां। भाई क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन के कितने प्रकार की जो है रेखा शैली जो है अजंता में दिखाई गई है। तो 20 प्रकार की रेखा शैली जो है अजंता में दिखाई गई है। अब रंग की बात करें तो रंग जो है, लाल रंग जो है गेरू या हिरोंजी से प्राप्त होता है। पीला रंग जो मतलब ये खनिज रंग है जो कि अजंता की गुफाओं में जो है यूज हुए हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लाल रंग, देखो हिरोंजी का नाम ऐसा लगता है जैसे हरा रंग होगा, लेकिन ये लाल रंग होता है, ठीक है। तो लाल रंग गेरू या हिरोंजी से प्राप्त होता है। पीला रंग जो है वो शंखिया की भस्म से या रामरज से प्राप्त होता है। हरा टेरावर्ट पत्थर से होता है। नीला जो है लेपिस लाजुली, ठीक है, लेपिस लाजुली नीला रंग, और ये फारस यानी कि अफगानिस्तान से जो है आयात किया जाता था, भाई बाहर से मंगवाया जाता था, भारत में नहीं होता था ये। तो इसे जो है फारस से अफगानिस्तान से मंगवाया जाता था। सफेद जो है वो खड़िया से बनाया जाता है, और काला रंग तो कोयले से बनेगा ही, ठीक है। अब नीले रंग का प्रयोग जिन गुफाओं में हुआ है वो है 16, 17 पहली और दूसरी गुफा में जो है नीले रंग का प्रयोग हुआ है। अब आ जाते हैं गुफा के चित्रों पर। तो गुफा नंबर 9 के चित्रों को सबसे पहले देखेंगे। तो गुफा नंबर 9 जो है वो आंध्र सातवाहन काल में बनी है। भाई गुफा नंबर 10 भी आंध्र सातवाहन काल में बनी है। तो दूसरी शती ईस्वी पूर्व, यानी कि ये भी दूसरी शती ईस्वी पूर्व ही होगी। यहाँ पर मैंने गुफा नंबर 9 और गुफा नंबर 10 दोनों को जो है रख लिया है। तो गुफा नंबर 9 में जो है 23 खंबे, ठीक है, 3 है, हाँ 23 खंबे हैं, और यह जो है घोड़े की नाल के समान है। देखो वैसे तो अजंता की गुफाएं भी घोड़े की नाल के समान ही हैं, लेकिन ये गुफा भी जो है घोड़े की नाल के समान ऐसे बनी हुई है। अब जो है इसमें चित्र जो है गुफा नंबर 9 में स्तूप पूजा दिखाया गया है, और इसमें एक बैठी हुई स्त्री को दिखाया गया है, ये बहुत सुंदर है। 2 नाग पुरुष इसमें दिखाए गए हैं, और पशुओं को खदेड़ते हुए चरवाहे, पशुओं को खदेड़ते हुए चरवाहे, और इसमें एक स्तूप भी बना हुआ है। तो देखो जैसे मैं ट्रिक बनाती हूँ ना कि किसी भी क्वेश्चन के लिए मतलब एक स्टोरी की तरह उसको रख लेना, तो देखते हैं कि आप खुद से इसकी स्टोरी बनाइएगा इन सारे चित्रों की, और एक दूसरे से कनेक्ट करके मतलब एक स्टोरी के रूप में अगर आप इन्हें बना लेंगे ना, अपनी ट्रिक, खुद की ट्रिक होगी तो ज़्यादा अच्छे से याद कर पाओगे, ठीक है। मैंने तो अपनी बनाई हुई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी ट्रिक थोड़ी सी यहाँ पर बनाएं, क्योंकि अजंता के चित्र बहुत महत्वपूर्ण है और इनको याद करने का अपना खुद का तरीका होगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो स्तूप पूजा, बैठी हुई स्त्री, 2 नाग पुरुष, पशुओं को खदेड़ते चरवाहे, और एक स्तूप बना हुआ है। अब गुफा नंबर 10 को देखते हैं। तो ये भी आंध्र सातवाहन काल में यानी कि दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में है, और इसमें जो है 29 खंबे हैं। 9 में जो है 23 खंबे, और इसमें 29 खंबे बने हुए हैं। यहाँ पर भी स्वर्ण रंगों का प्रयोग हुआ है गुफा नंबर 10 में। एक स्तंभ पर जॉन स्मिथ 28 अप्रैल 1819 अंकित है। भाई ये इनकी खोज करने गए होंगे, गुफा नंबर 10 ही तो देखी थी जॉन स्मिथ ने सबसे पहले। तो जैसे ही इन्होंने ये गुफा देखी तो ये अपना नाम लिखा है भाई वहां पे विद डेट, ठीक है, ताकि कल को और कोई ना कह सके कि मैंने गुफाओं की खोज की। तो इन्होंने क्रेडिट लेने के लिए ये कह सकते हैं कि वहां पे जो है अपना नाम विद डेट जो है ये लिख कर आ गए। और इसमें जो है सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है, और इसके चित्र देखते हैं। तो चित्र में है बुद्ध उपासना को जाता राजा का जुलूस, या इसको इसी चित्र को राजकीय शोभा यात्रा के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में राजकीय शोभा यात्रा भी पूछा जा सकता है, और ये भी कि बुद्ध उपासना को जाता राजा का जुलूस जो है किस नंबर गुफा में है, तो गुफा नंबर 10 में है। छदंत जातक, श्याम जातक, शिलालेख जो है यहाँ पे शिलालेख, तो यही हाँ शिलालेख हो गया, एक तो यही हो गया। अभी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, एक शिलालेख मिला है यहाँ से, ठीक है, मतलब 2 हो गए यहाँ पे ये।
तो छदंत जातक और श्याम जातक, दो तो यहाँ पर ये जातक कथा इंपॉर्टेंट हो गई, एक शिलालेख इंपॉर्टेंट हो गया और राजकीय शोभा यात्रा। सबसे बड़ा प्रवेश द्वार, इसका नाम स्वर्ण रंगों का प्रयोग। अब देखिए गुफा नंबर 16 के चित्र देखते हैं। तो इसमें एक वाकाटक कालीन जो है लेख मिला है और इसमें 20 स्तंभ जो है वो दिखाए गए हैं, मतलब बनाए गए हैं। और इसमें चित्र जो है वो बुद्ध का जन्म दिखाया गया है, बुद्ध की पाठशाला और वैराग्य जिससे उत्पन्न हुआ था भगवान बुद्ध को, तो वो 4 दृश्य, वैराग्य के निमित्त 4 दृश्य इसमें दिखाए गए हैं। सुजाता की खीर, ग्रह त्याग, मरणासन, राजकुमारी, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है भाई, हर एग्जाम में आता है लगभग, ठीक है। तो ये जो है चित्र इसमें दिखाए गए हैं। और मूर्ति जो है इसमें 2 मूर्तियां हैं, प्रवेश द्वार पर 2 हाथी की मूर्तियां बनी हुई है और एक नागराज की सभा, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, नागराज की सभा। तो गुफा नंबर 17 को देखते हैं। तो सर्वाधिक जातक कथाएं जो है गुफा नंबर 17 में बनी हुई हैं और इसके चित्र जो है वो राहुल समर्पण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। श्रृंगार करती हुई राजकुमारी, इसमें दर्पण देखती हुई एक युवती को दिखाया गया है। उड़ती हुई अप्सरा दिखाई गई है। शिवी जातक भी इम्पोर्टेंट है। महिष जातक, महाहंस जातक भी इम्पोर्टेंट है और बेसांतर जातक भी इम्पोर्टेंट है। तो भाई वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ होते हैं ना कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो वो ये वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अब आगे देखते हैं। अब गुफा नंबर 19 को देखते हैं। तो गुफा नंबर 19 जो है उसमें नागराजा व नागरानी का जो चित्र है और नागराजा नागरानी जो है वो गुफा नंबर 16 में मूर्ति है और यहाँ पर ये चित्र है। गुफा 26 में जो है वो प्रलोभन दृश्य, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट प्रलोभन दृश्य, जिसे द टेम्पटेशन भी बोला जाता है और इसी को मार विजय भी बोला जाता है और ये मूर्ति है। तो भाई मार विजय, मार जो है कामदेव का नाम होता है, तो प्रलोभन दर्शय जिसे टेम्पटेशन बोला जाता है, इसी को मार विजय बोला जाता है और ये एक मूर्ति है यहाँ पर मिली है गुफा नंबर 26 में। और इसी में एक और मूर्ति है महापरिनिर्वाण की। गुफा नंबर 1 की बात करें तो फर्ग्यूसन के अनुसार भी सबसे नवीन गुफा जो है ये है और सर्वाधिक अलंकृत भी यही गुफा है। इसमें मूर्ति जो है धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में बुद्ध को दिखाया गया है और एक मूर्ति है 4 धड़ वाला हिरण दिखाया गया है। गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 1 में क्या है भाई, पद्मपाणि बोधिसत्व का जो है चित्र है, बहुत फेमस है। ये दोनों ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वज्रपाणि और पद्मपाणि गुफा नंबर 1 में है। तो इसमें पद्मपाणि बोधिसत्व में हाथ में नीले रंग का कमल लिए हुए दिखाया है और त्रिभंग मुद्रा में है। भौहें जो है वो मिली हुई है, यानी कि आईब्रो जो है आपस में मिली हुई है और सिर पर मुकुट दिखाया गया है। और इस चित्र की तुलना है ना विंची द्वारा चित्रित लास्ट सपर में अंकित ईसा की आकृति से की जाती है भाई, इसकी तुलना, ठीक है। द विंची के बनाए हुए लास्ट सपर से जो है इसकी इसमें ईसा मसीह की जो आकृति है उससे इसकी तुलना की जाती है। और इसके माप की यदि बात करें तो इसका माप जो है 5 फीट 9 इंच है भाई, 5 फीट 9 इंच है, ठीक है। ये इसकी लंबाई हो गई और इसकी चौड़ाई जो है वो 2 फीट और 5 इंच जो है इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। और इसमें केंद्रीयता का नियम है, लॉ ऑफ सेंट्रलिटी जो है इसका इसमें दिखाई गई है, केंद्रीयता का नियम जो है इसमें लिया गया है। वज्रपाणि बोधिसत्व जो है इसमें दिखाया गया है, अवलोकितेश्वर भी दिखाया हुआ है, मार विजय एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे मार विजय, चीटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, प्रेमी युगल, 2 बैलों की लड़ाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत परवेज खुसरो, ठीक है भाई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। महाजनक जातक, काली राजकुमारी, वेरी इंपॉर्टेंट। श्रावस्ती का चमत्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गुफा नंबर 1 में बस इतना ही है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए गुफा नंबर 2 में जो है माया देवी का सोपन,
ये चित्र है, इम्पोर्टेंट है। माया देवी जो इम्पोर्टेंट है ना इसमें, उस पे मैं डबल टिक कर दूंगी। तो माया देवी का सोपन, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश, 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी, और प्राणों की भिक्षा, सर्वनाश, विदुर पंडित, झूला झूलती राजकुमारी, बुद्ध का जन्म, और बुद्ध को गोद में उठाए हुए इंद्र, तुषित स्वर्ग, सहस्त्र बुद्ध। तो है ये जो है इसकी इम्पोर्टेंट है गुफा नंबर 2 के। और यहाँ पर एक मूर्ति है विधर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध को दिखाया हुआ है। ये यहाँ की मूर्तियां हो गई। और इस तरह से जो है हमने अजंता की सारी गुफाओं के जो है चित्रों को जो है कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा एक दो और देख लेते हैं क्वेश्चन। बस अब अपना ये नोट रह गया है एक, तो नोट डाल लें। और इसमें महाहंस जो चित्र है गुफा नंबर 17 में, ये अपने वर्ण विधान की दृष्टि से विश्वविख्यात है। वर्ण विधान यानी कि जो इसमें कलर जो भरे गए हैं उनकी दृष्टि से जो ये है विश्वविख्यात है। मरणासन राजकुमारी जो है गुफा नंबर 16 में है। इसके बारे में ग्रिफ्ट्स महोदय ने क्या बोला है कि फ्लोरेंस का चित्रकार इससे अच्छा रेखांकन कर सकता है, वेनिस का कलाकार इससे अच्छे रंग भर सकता है, परंतु दोनों में से कोई भी इतने सुंदर भाव प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो ये वर्डिंग बोली है किसने? ग्रिफ्ट्स महोदय ने। और इसके साथ ही यह भी कहा है कि भाई भावना, करुणा तथा चातुर्य की दृष्टि से ना इससे बढ़कर कला इतिहास में कोई भी प्रमाण नहीं है। किसके बारे में? मरणासन राजकुमारी के बारे में। अब भित्ति चित्रण विधि जो है इसकी फ्रेस्को सेको है। अजंता की भित्ति चित्रण विधि फ्रेस्को सेको, ये सूखी दीवार पर की जाती है। और ये लोग हाथी चित्रण में सिद्धहस्त थे, हाथी का चित्रण बहुत सुंदर करते थे। और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यूनेस्को ने जो है अजंता गुफाओं को 1983 में जो है अपनी सूची में शामिल कर लिया था। और इसी के साथ जो है हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।